जी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और हमारे मोहतरम सामीन और नाज़रीन कराम, आदाब। मैं इरफ़ान आरिफ़ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी और अदबी पेज पर हर शाम की तरह आज फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आपका साथ यकीनन हमारा जो है रास्ता हमवार करता जा रहा है। आपकी दुआएँ, आपके मशवरे और बिलख़ुसूस मैं कहूँगा कि आपकी जो हमारे लिए रोज़ यहाँ आकर ये नशिस्तों में हाज़िरी है, ये हमारे लिए मशाल राह है। बहुत सारी चीज़ें आपने भी देखा होगा कि हम इस पेज के हवाले से, चाहे वो बच्चों के अदब की बात हो, चाहे वो तानीसियत के हवाले से कोई बात हो, अफ़सानों की बातें हुई, नावलों की बातें हुई, तनकीद और तहकीक पर भी बात हुई, यहाँ तक कि हालात हाज़िरा पर भी गुफ्तगू होती रही है। हर रोज़ हम इन्हीं तमाम मौज़ूआत को लेकर, चाहे वो इल्मी हो, अदबी हो, सक़ाफ़ती हो, तहज़ीबी हों, लेकर हम आपके रूबरू आते हैं हर रोज़ नए किसी मेहमान के साथ। तो आज भी इसी प्रोग्राम की एक नई कड़ी जो है हम जोड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है कि आज जो हमारे मेहमान और मेज़बान हैं, दोनों एक ही नाम से हैं, लेकिन दोनों के अलग-अलग मैं कहूँगा कि ख़यालात होंगे, लेकिन दोनों का रिश्ता जो है वो अदब के साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले कि मैं उन दोनों को दावत दूँ, मैं शहरयार का यानी 4 मिसरे हैं, इसलिए कहने जा रहा हूँ, क्योंकि उससे हमारी गुफ्तगू का आगाज़ होगा कि ज़िंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, ज़िंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है, और घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। जी हाँ, हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बरे-सगीर से ऊपर उठकर देख चुके हैं, चाहे वो खलीज ममालिक हों या उर्दू की नई बस्तियाँ। जहाँ कहीं भी आपने देखा होगा दुःख एक जैसे, अदब एक जैसा, हाँ, मसाइल हैं तो उनको किस तरह से हल करने की कोशिश की जा रही है। आज ये दुनिया जैसे ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, तो अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। हमें बहुत हद्द-ए-नज़र तक आगे जाना है, इत्तेहाद, अमन का पैगाम सुनाना है। इसी पैगाम को लेकर आज हमारे मेहमान मुश्ताक करीमी साहब हैं और उनकी मेज़बानी के लिए डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी, जो अपने अंदाज़ से आप खूब वाकिफ़ हैं कि किस तरह से हमारे मेहमान की दिलजोई करते हैं, किस तरह से वो हौसला बढ़ाते हैं, किस तरह से हमारे नाज़रीन के साथ उनका राब्ता बना रहता है। तो मैं मेहमान और मेज़बान दोनों को आपके रूबरू लानता हूँ और आज का जो हमारा ये सेशन है, उसकी तरफ इन्हीं के हवाले से बात होगी। तो मैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी और मुश्ताक अहमद करीमी साहब को यहाँ आपके रूबरू ला रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं मुश्ताक अहमद वानी मोहब्बत और नेक दुआओं के साथ आज फिर तहरीक बक़ाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर एक नए मेहमान के साथ आपके रूबरू हो रहा हूं। और आज जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत हद तक मेरे हमनाम भी हैं। मैं मुश्ताक अहमद वानी हूं और आज हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम मुश्ताक करीमी साहब। इनका ताल्लुक महाराष्ट्र से है और इनकी अदबी हैसियत नाजरीन एक माहिर अदब अतफ़ाल, मज़मून निगार और नाज़िम की रही है। और इनका जो आज मौजू है वो है अहद जदीद और मुतालाए अदबियात अतफ़ाल। इनकी जो किताबें मंज़र आम पर आई हैं उनमें अपनी मिट्टी, ये बच्चों की कहानियाँ हैं जो मुश्ताक करीमी साहब की वो कहानियाँ हैं कि जो बच्चों से मुतालिक हैं। और इनका
मज़ामीन का एक मजमुआ है जिसका उन्वान बड़ा दिलचस्प और मानेखेज है। उसका नाम है बताए न बने। इसके अलावा उनका एक मिशन ये है कि उर्दू का फ़रोग़ हो, उर्दू तहज़ीब आम हो, उर्दू का कल्चर आम हो, उर्दू के साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा मानूस हों, उर्दू से दिलचस्पी उनके अंदर बढ़े। और इसके लिए वो एक तरह के मुताला बेदारी मुहिम में जुटे हुए हैं और इसके अलावा बच्चों की जहन साजी कर रहे हैं और अखबारात और रसाइल की तशहीर भी इनके मिशन में शामिल है। नाजरीन, में आज के मेहमान जनाब मुश्ताक करीमी साहब को बेकल उत्साही के इस शेर के साथ आपके रूबरू होने की दावत देता हूं कि जिधर से वो गुजर गए हयात बांटते गए, जिधर से वो गुजर गए हयात बांटते गए, हयात क्या हयात को सबात बांटते गए। मुश्ताक अहमद करीमी साहब, मैं मुश्ताक अहमद वानी आपका मेज़बान आपको तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर आने के लिए जो है खुशामदीद आपको कहता हूं। आपका इस्तकबाल है आज के इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा और हमारे नाजरीन भी मुंतज़र हैं कि आपकी इल्मी, अदबी और तालीमी इस सफ़र के बारे में आप हमारे नाजरीन को बताइए कि आपका इल्मी, अदबी व तालीमी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, किन किन मराहिल से गुजर कर आज आप हमारे रूबरू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सबकी जान और माल है। वही तो है जो समुद्रों में मवाफिक हवाएं चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है। इरफान आरिफ साहब, तहरीक बकाए उर्दू के सिपाही और हमारे बहुत ही प्यारे फिक्शन राइटर मेरे हमनाम मुश्ताक अहमद वानी साहब, और इस फेसबुक पेज से लाइव जुड़े हुए और जो लोग जुड़ते रहेंगे उन सब की खिदमत में मेरा आदाब सलाम। मैं यहाँ पर बड़ी इनकिसारी के साथ एक बात अर्ज कर दूं। मेरे बहुत सीनियर राइटर हैं मुश्ताक अहमद वानी साहब। मुझे माहिर अदब अतफाल कहा गया। मैं बहुत इनकिसारी से कहूँगा कि मैं अदब का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मेरी हैसियत माहिर की बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक हमारे इब्तदाई मराहिल का ताल्लुक है, तो मैं आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान की एक रियासत है जिसे सनती रियासत कहा जाता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक शहर है जलगांव। ये शहर धूप की शिद्दत से जलने के लिए, केलों की काश्त के लिए, खालिस सोने के कारोबार के लिए, दालों की पॉलिश के लिए मशहूर है, मकबूल है। यही सन 1966 में 11 मार्च 1966 को इसी सरजमीन पर आंखें खोली और अपनी इब्तदाई तालीम यहाँ के म्युनिसिपल उर्दू स्कूल नंबर 10 इस्लामपुरा में पहली से चौथी जमात तक तालीम हासिल की। फिर यह हुआ कि पंजुम जमात से हमारे जलगांव की उम्मुल मदारिस मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक एंग्लो उर्दू हाई स्कूल जलगांव, पंजुम से हफ्तुम तक वहां तालीम हासिल करने का मौका मिला। फिर यह भी हुआ कि वो शहर जो हमारे जलगांव का ही हिस्सा है और जलगांव से सिर्फ 25 किलोमीटर के फासले पर है,
रेलवे के बहुत बड़े यार्ड के लिए मशहूर शहर भुसावल, यहाँ का उर्दू हाई स्कूल बहादुर शाह जफर उर्दू हाई स्कूल, 8वीं और 9वीं जमात की तालीम यहीं से हासिल की। 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फिर एंग्लो उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज जलगांव में आया। 10वीं में 73% मार्क्स लेकर एसएससी का एग्जाम पास किया। 12वीं बहुत अच्छा। 50% साइंस स्ट्रीम से ली। उसके बाद जलगांव का बहुत मशहूर एक कॉलेज है, सीनियर कॉलेज, मूलजी जेठा कॉलेज, यहां से हमने ग्रेजुएशन किया साइंस स्ट्रीम से, इल्म तबैयात में, फिजिक्स में। और अब एक साइंस का आदमी और फिजिक्स का आदमी और ये कहानियों की तरफ कैसे माइल हो गया, बच्चों की कहानियां छोटी छोटी लिखने लगा, कुछ नज़में भी कहने लगा। तो मुश्ताक भाई, ये इसका दिलचस्प पस मंजर मौजूद। जी मुश्ताक भाई, जी जी जी। इसका पस मंजर ये है कि जिस मोहल्ले में हम रहते थे उसका नाम है काटिया फाइल, और ये बहुत गुंजार आबादी वाला मोहल्ला है, छोटे छोटे मकानात। एक और बात बताता चलूं कि जिस मोहल्ले में रहते थे वहां पर खुराफात भी बहुत ज्यादा थी। वहां पर ये कि कुछ थिएटर वगैरह भी हुआ करता था हमारे बचपन में, जहां पर नाच गाने भी हुआ करते थे, और बहुत सारी खुराफात थी। बहरहाल वालिद हमारे अब्दुल करीम जनाब ये पेशे से मुदर्रिस थे। क्या बात। तो घर पर, और हमारे भाईजान अब्दुल रहीम शेख, इनको भी और अब्बू को भी पढ़ने लिखने का शौक था। तो उस जमाने में हमारे घर जो अखबारात आते थे उसमें नशेमन, उर्दू ब्लिट्स जो कि अब बंद हो चुका है, और रोजनामा इनकलाब, उर्दू टाइम्स, महानामा शमा, खिलौना, और अंग्रेजी का एक पर्चा स्पोर्ट्स स्टार, ये पर्चे हमारे यहां आते थे। और जब पर्चे घर में आते हैं तो वो खुद दीदार की दावत देते हैं। क्या बात। बच्चा जब उसको बहुत अच्छा। देखता है तो एक फितरी अमल है मुश्ताक साहब, कि बच्चा जब इसको जी। देखता है तो उसकी जिबिल्लत है, ये इंस्टिंक्ट है उसका, वो उठाएगा, उलट पुलट कर देखेगा, उसकी वर्कगर्दानी करेगा, कहीं ना कहीं तो उसकी नजर ठहरेगी, ठहरती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ कि हमने देखा उलट पलट कर, तो कुछ मजा भी आया। और सबसे अहम चीज कि बिल्कुल हमारी दीवार से लगकर जो मकान था, बल्कि उनकी और हमारी दीवार मुश्तरक थी। सईद अहमद खान साहब ये जमाते इस्लामी के रुकन थे, अभी बकायदे हयात हैं। मैं गालिबन ये 40-42 साल पुरानी बात कह रहा हूं। इनकी अहलिया गली में बच्चों को कहानियों की किताबें मुफ्त में पढ़ने के लिए देती थी, और सिर्फ 5 पैसा उसका एडवांस लिया जाता था। वो एडवांस इसलिए कि बाबा आप किताब पढ़कर कर लाकर दे दीजिए, अगर किताब ठीक ठाक रही तो आपके 5 पैसे आपको लौटा दिए जाएंगे। वाह। वो कहानियां इस्लाही बहुत अच्छा। कहानियां होती थी, और उसमें बहुत सारी कहानियां जो थी, वो किताबें थी छोटी छोटी, वो मुर्तजा साहिल तस्लीमी साहब की कहानियां ज्यादा हुआ करती थी। तो यहां से पढ़ने का शौक बढ़ा, और पढ़ते पढ़ते जहन में ये ख्याल आया कि मैं भी तो कुछ लिख सकता हूं। पतंग लूटने का कुछ मामला है, मैं इस पर लिख सकता हूं। मेरे मोहल्ले में कचरा पड़ा है, कभी मैं इस पे भी कलम उठा सकता हूं। क्लास में मॉनिटर मुझे क्यों नहीं बनाया गया, इस पे भी तो मैं बात कर सकता हूं। इस तरह से जहन में ख्यालात आते गए, और फिर इसको जिला मिली। मेरे करीबी दोस्त भी हैं और मेरे सगे मामू जान हैं, बहुत अच्छे फिक्शन राइटर हैं, रशीद कासमी साहब। तो हमारी उम्रों में 15 साल का फर्क है, वो 15 साल मुझसे बड़े हैं, लेकिन बचपन ही से एक उनसियत उनसे रही, एक लगाव उनसे रहा। और
उनके एक दोस्त कय्यूम असर, इनके साथ में घूमा करता था। तो अदबी गुफ्तगू और अदबी मुबाहिसे और अदबी चपकलशें और अदबी जो एक दूसरे से यूं कहिए कि जो भिड़ंत होती है किसी मौजू पर, वो जब मौजू चलते थे तो मुझे बड़ा मजा आता था और सुनते सुनते फिर मैं भी इसका आदी हो गया। 10वीं जमात में पहुंचते पहुंचते मैंने अपनी एक कहानी लिख ली। उस कहानी का नाम था सिफारिश। मैंने रशीद कासमी साहब को कहानी दिखाई और उन्होंने कहा कि ये कहानी ठीक ठाक है, कहीं एक दो जगह उन्होंने इस्लाह भी फरमाई। और मैंने वो कहानी बजरिए पोस्ट रोजनामा उर्दू टाइम्स मुंबई, इसका एक अदबी सफा निकलता था गुल बूटे, और उसके मुरत्तिब थे M.A. हिजाजी साहब, जो सही अब मरहूम हो चुके हैं। वो कहानी उनको मिली और फौरन ही वो कहानी उन्होंने शाये कर दी, जिससे बड़ा हौसला मिला। और उस वक्त अखबारात पढ़ने का बहुत रुझान था। स्कूल में असातिज़ा ने कहा, अरे मुश्ताक तुम्हारी तो कहानी छपी है। मोहल्ले में लोगों ने कहा, अरे तुम लिखने लगे हो। और ये भी हुआ कि भाई ये अभी तो बच्चा है, ये कहानी लिख कैसे सकता है और कहानी इसकी छप कैसे सकती है। तो कुछ ये भी रहा कि हो सकता है मामू जान ने कुछ टेबल के नीचे से इसकी मदद कर दी हो और इसने वो कहानी भिजवा दी हो। मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं, लेकिन वो कहानी छपी, मुझे बहुत हौसला मिला, काफी लोगों ने उसको पसंद किया और इस तरह से वो सिलसिला हमारा चल पड़ा। चलते चलते अब साइंस की स्ट्रीम में जब आप पढ़ते हैं तो एक लोड होता है, एक बोझ होता है। जी। आर्ट्स का तालिब इल्म हमारे जमाने में सिर्फ एक नोटबुक लेकर कॉलेज आया करता था और हम थे कि परेशान हाल साइकिल पर कॉलेज जाते थे। बहुत सारा बस्ता होता था, उसमें साइंस का जनरल भी होता था, डिसेक्शन बॉक्स भी होता था और बहुत सारे किताबें होती थी। सुबह से शाम तक पीरियड भी होते थे, प्रैक्टिकल्स भी होते थे। तो अदब से जुड़ने का मौका कम कम मिलता था, लेकिन वो जरासीम जो जिस्म में मौजूद थे, जो वजूद में मौजूद थे, वो अक्सर झंझोड़ते रहते थे, वो अक्सर हमला आवर होते रहते थे। इस तरह से गाहे बगाहे कहानियां होती गई और वो कहानियां इनकलाब में भी छपी, वो कहानियां उमंग में भी छपी। ऐसा मुख्तलिफ अखबारों पर। जी मुश्ताक साहब, मैं आपको ये खुशखबरी दूं कि आपके चाहने वाले बहुत सारे लोग स्क्रीन पे मेरी यहाँ उभर रहे हैं, जिसमें असलम जमशेदपुरी साहब ने पहल की है। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग आए हैं, स्क्रीन से चले गए, लेकिन आपके चाहने वालों और आपसे मोहब्बत करने वालों या आपकी कहानियों के शहदाई और आपके तहरीरों के आशिकों की एक बहुत बड़ी तादाद है और आपको वो खुशामदीद कहते हैं, सलाम अर्ज कर रहे हैं और आपकी हमारा सलाम भी उन तक पहुंचा है। पुर यानी मने बातें जो है उन पे आपको दाद मिल रही है। मैं शुक्रिया। यहाँ आप ही की ये जो एक तरह का रूदादे, बहुत हद तक रूदादे अदब या रूदादे जिंदगी कहिए या जिंदगी के कुछ इब्तदाई मराहिल जो हैं, देखिए एक साहब आए हैं, हाजी नजीम साहब हैं, ये भी आपको खुश आमदीद कह रहे हैं और जयान करीमी साहब हैं, आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं। रशीद नीरो ये आपको जो है सलाम अर्ज कर रहे हैं और जुमा मुबारक कह रहे हैं। परवेज अहमद साहब ये भी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। मुबारक हुसैन अदब नवाज हैं। असलम जमशेदपुरी साहब फिर आए हैं। दोनों हजरात को, मुझे भी आपको भी मुबारकबाद दे रहे हैं और मीर शौकत साहब आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं और इसी तरह हम दोनों का खैर मकदम कर रहे हैं। सलीम साहब और फयाज खान साहब, इसी तरह से बहुत सारे लोग बहरहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यकीन कीजिए कि ये वो हमारे
काबिल कद्र नाजरीन और सामीन हैं जो बिलानागा हमारे इस पेज तहरीक बकाए उर्दू के जो है शैदाई हैं और बड़ी बेताबी से जो है इसको देखने के लिए बेताब रहते हैं। सैफी सरौंजी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, इंतिसाब एक जमाने से निकाल रहे हैं, मेरे दोस्त हैं। बिल्कुल, आपको सलाम कह रहे हैं, मुझे सलाम कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा काफिला है उर्दू वालों का, उर्दू तहजीब को के साथ जो जिनकी जिंदगियां गुजरी हैं और उर्दू को जिन्होंने ओढ़ना बिछौना बना रखा है, माशाल्लाह उनमें आप भी शामिल हैं। और आप बतौर मेहमान के आज मुझ जैसे नाचीज की मेहमान नवाजी जो है मुझे मौका फराहम कर रहे हैं मेजबानी का। तो मैं मुश्ताक साहब आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि 3 लफ्ज मेरे दिमाग में अक्सर मुझे सोचने पर मजबूर करते हैं और ये हर तख्लीककार या हर कलमकार के लिए जो है बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। एक तो हुआ एहसास, एक है ख्याल, एक है शऊर और एक है मुताला, एक है मुशाहिदा। ये जो बहुत सारे अल्फाज मैंने इस तरह के गिनवाए, इन पर थोड़ी थोड़ी अगर आप रोशनी डालें और इनकी वजाहत करें तो बड़ा फायदा होगा, खासतौर नए लिखने वालों। मसलन ये चीज कि आप जब बहुत अच्छा अदब पढ़ते हैं और बड़ी दिलचस्पी से किसी किताब का, किसी फन पारे का, किसी अदब पारे का मुताला करते हैं तो बहुत गहराई के साथ, बड़ी फिक्रमंदी के साथ और तमाम उन फनी लवाजिमात का भी आप ख्याल रखते हैं अगर वो फन पारा है तो। अगर आप गैर तख्लीकी अदब का मुताला करते हैं, तहकीक है, तनकीद है या खाका निगारी है और बहुत सारी असनाफ जो अदब में हैं, या शायरी के हवाले से देख लीजिए बहुत सारी असनाफ हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुताला जो है एक नए कलमकार के लिए, या जो लिखना चाहता है या जो हम लिखते हैं, उससे पहले हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है और उसके बाद सोचना पड़ता है और सोचने के बाद हम एक खाका जहन में तैयार करते हैं कि हमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। और एक संजीदा कलमकार की एक बड़ी पहचान ये है जो मैं समझ रहा हूं कि वो हर लफ्ज लिखने से पहले उस पर गौर तदब्बुर करता है, गौर फिक्र करता है और मुनासिब लफ्जों की माला पिरोने में जो है अपना जहन दौड़ाता है और कई यानी समझ लीजिए एक तरह के जहनी दर्दो करब से भी वो गुजरता है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ इस तरह के इन तमाम मेरे जो है मेरा जो सवाल है, बुनियादी सवाल है किसी हद तक, ये थोड़ा सा इस बारे में अगर आप फरमाएं तो हमारे नाजरीन को और मुझे जाती तौर पर आपसे बड़ा फायदा हासिल। साहब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं असलम जमशेदपुरी साहब और सैफी सरौंजी साहब बहुत सीनियर हमारे कलमकार हैं और हमारे राब्ते भी हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उनका कि वो ना सिर्फ जुड़े हैं बल्कि ख्वाहिशात का इजहार उन्होंने किया है। मुश्ताक साहब आपने जो बात कही है ये तो बुनियादी चीज है। जोए अंसारी ने कहीं लिखा है कि मैं समुंदर भर पढ़ता हूं, मैं समुंदर भर पढ़ता हूं तो बूंद भर लिखता हूं। क्या बात। जब टंकी में पानी होगा तो नल में आएगा और अगर टंकी ही खाली होगी तो पानी का खतरा पानी कहां से आएगा। बिल्कुल। तो सबसे बुनियादी चीज तो यही है कि मुतालिया किया जाए और वो मुतालिया इसलिए भी जरूरी है कि हम कहते हैं और हमारा मानना है कि मुतालिया दर्द की दवा है, रूह की ग़िज़ा है। क्या बात। मुश्ताक साहब ये हमारा स्लोगन है। आरिफ साहब सुन रहे हैं, इरफान आरिफ साहब। जी जी। हाँ। मुतालिया दर्द की दवा है, रूह की ग़िज़ा है। और जो मिशन तहरीक बकाए उर्दू के ये तमाम जियाले लेकर चल रहे हैं, वो एक छोटा मोटा मिशन हमारा भी है। एक मीठा करेला यूट्यूब चैनल, मीठा करेला चैनल जो हम लोगों ने शुरू किया है,
उसका 50 से 60% हिस्सा वो बच्चों के लिए मुख्तत है। अच्छा, मीठा मुख्तत करेला, आपने बड़ा जी। नाम बड़ा हैरान कर देने वाला। ऐसा मैं करेला। अगर कश्मीर जी मैं यकीन अगर जानिए कि कश्मीर ऐसा करेला खाने को मेरा जी चाह रहा है कि मीठा करेला। हमने करेले हमारे यहाँ कड़वे ही जी जी हमें हमें खाने को मिले हैं अक्सर आज तक। जी मैं मुश्ताक साहब जलगांव आप आएंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ। ये जितने राजवीन जलगांव आएंगे इंशाल्लाह मैं जी दावत जी। देता हूं, आप जलगांव आए तो आपको हम मीठा करेला जरूर खिलाएंगे। तो हाँ हाँ। उसका नाम रखने के पीछे भी मुश्ताक साहब एक बात ये है जी जी। कि सिर्फ तारीफ और तारीफ से बात नहीं बनेगी, सिर्फ हाँ, मिठास और मिठास से बात नहीं बनेगी। नहीं बना, कुछ क्या बात है। कुछ तुर्श भी हो, कुछ कड़वाहट हाँ, भी हो, कहीं तारीफ हो तो कहीं नश्तर भी हो। वाह, देखिए कहीं बहुत अगर अच्छा। कोई फोड़ा है, डॉक्टर साहब कहीं अगर कोई फोड़ा है, हाँ अब वो हाँ। मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, हाँ हाँ। तो डॉक्टर को बहालत मजबूरी उसको नश्तर लगाना पड़ता है। जाहिर है बहुत अच्छा। डॉक्टर को नश्तर लगाते वक्त डॉक्टर को भी तकलीफ होती होगी, लेकिन वो हम्म अपने मरीज को मुस्तकिल राहत देना चाहता है, इसलिए हम्म। वो उस वक्त के लिए उसको दर्द दे रहा है और यही उसके वाह, दर्द की दवा भी है। तो मैं बहुत कह अच्छी रहा था बात, क्या बात बताई। बच्चों के लिए हमने शॉर्ट फिल्में बनाई है। हाँ हाँ। उर्दू मीडियम के बच्चे एमपीएससी और यूपीएससी कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज भी हमने किए हैं। हमारे जो शोरा और उदबा जो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, उनके कारनामों पर भी रोशनी डाली जा रही है और इसके अच्छे नताइज हमको मिल रहे हैं। बात आपने शुरू की मुतालिया की, मैं उसी पर आता हूं। मैंने कहा था कि मुतालिया दर्द की दवा है, रूह की ग़िज़ा है। अभी हमने एक एपिसोड अपने चैनल का वो मुतालिया पर ही लिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के यौम पैदाइश पर यौम तरगीब मुतालिया मनाया जाता है, तो हमने हम्म। उसकी निस्बत से जो अब हमारे दानिशवरान हैं, जैसे इदरीस सिद्दीकी साहब हैं टोरंटो से, जी। मोहम्मद सिराज अजीम साहब दिल्ली से, हम्म हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब मुंबई से, डॉक्टर सादिका नवाब हम्म। सहर साहिबा और रशीद कासमी साहब, इन पांचों से हमने बात की और उसका एक निचोड़ क्या बात। निकाला जो जिसका जवाब जो आपके सवाल का जवाब भी हो सकता है हम्म। कि हमारा जो जहन है, साइंस हाँ ये हाँ। कहती है कि हमारा जो दिमाग है कामचोर है, ये हम्म। आराम आता है, ये आज के काम को कल पर टालना चाहता है। इदरीस सिद्दीकी साहब का ये तज्जिया है, ये आज के काम को कल पर टालना चाहता है और ये हमसे कहता है कि चलिए अभी सो जाइए, आराम कर लीजिए। लेकिन जब हम मुतालिया करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो हमारा जहन उसका आदी होता जाता है। अब जिन लोगों को हम्म। की आदत है, सुबह चाय की मेज पर अखबार पढ़ने की आदत है, वो सुबह नींद से जागते हैं तो उनके कदम सीधे दरवाजे के पास जाते हैं और उनकी नजर तलाश करती है अपने अखबार को। फिर अखबार हाथ में लिया जाता है तो उसकी वर्कगर्दानी होती है, अपनी पसंद की खबरों को पढ़ा जाता है, तब कहीं जाकर हम्म। जहन की तस्कीन होती है। वाह। और रूटीन जब हमारा बन जाता है तो बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी एक कहानी है लगन, जो बच्चों के लिए लिखी गई है और उस कहानी में यही एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की गई है कि बच्चों को अखबारात और रसाइल के मुताले का जौक हम किस तरह से लगा सकते हैं। हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब का ये कमेंट है, वो कहते हैं कि अगर हम डिजिटल पर किसी पीडीएफ फाइल के जरिए या गूगल पर जाकर कुछ पढ़ाते हैं तो ये उतना देर पर मुतालिया नहीं है।
क्योंकि आसमानी किताबें, हमारे सारे सहीफे, ये कागज और ऐसी ही चीजों पर लिखे गए हैं जिसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। और देखिए, अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करें, एक किताब खरीदने के लिए 3 दिन तक मेहनत मजदूरी की, फिर वो किताब खरीदी। अगर हम दीगर हमारे और पढ़ने वालों की बात कहें तो आपको पता चलेगा कि किताबें मांगते थे, पढ़ते थे, बल्कि चुरा ले लेते, चुराते थे। आज ऐसे चुराने वाले, खरीदने वाले तो जाने दीजिए, आज ऐसे चुराने वाले भी हमको कम कम ही नजर आते हैं। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा इस मौके पर तहरीक बकाए उर्दू के तमाम जियालों को कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर कहने और सुनने के ना सिर्फ मौके हैं, बल्कि मशवरे भी सामने आते हैं और जिससे कुछ नई राहें खुल सकती हैं। तो मुश्ताक साहब, जब हम पढ़ेंगे तो ख्याल भी जहन में आएगा, जब ख्याल जहन में आएगा तो चेहरे पर जमाल भी आएगा, और जब चेहरे पर जमाल आएगा तो कुछ ऐसे मुर्गी के अंडा देने की कैफियत भी तारी हो सकती है। और जब मुर्गी के अंडा देने की जो कैफियत होती है कि वो एक आड़ ढूंढती है, वो एक अलहदगी ढूंढती है ताकि वो अपनी हाजत से फारिग हो सके, वैसे ही एक कैफियत जब बेदार होती है वो मुताले के बाद होती है, पढ़ने के बाद होती है, और तभी कोई कलमकार अपना कलम उठाता है और फिर उसकी वो तहरीर जो इतने मुताले के बाद, इतनी मेहनत के बाद जब उसने लिखी है तो फिर वो मुश्ताक साहब एक बात है, मुश्ताक साहब एक बात पूछना चाहूंगा। आपने फरमाया कि मैं साइंस स्ट्रीम का आदमी रहा हूं और साइंस की तरफ गया और उसके बाद आप अदब की तरफ आए, साइंस को छोड़ के अदब की तरफ आए। ये कोई अजूबे की तो बात नहीं कहेंगे हम, लेकिन आफरी हैं आपको, और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा, आपको देख के बहुत से लोगों को हौसला मिलता है ये चीज के अदब के जो जरासीम आपके अंदर थे, अदब की जो मोहब्बत आपके दिल में थी, उसका इजहार आप कर रहे हैं मुख्तलिफ सूरतों में, जैसे आप बच्चों की कहानियां लिख रहे हैं और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें आपकी आ रही हैं, आपके मज़ामीन आ रहे हैं, बहुत से इस्लाही मज़ामीन आपने लिखे हैं, बच्चों की कहानियां बाज़ाब्ता जो है मजमूए की सूरत में है। तो मैं एक पूछना चाहूंगा कि बच्चों का जो अदब है, बच्चों के अदब में और जो बड़ों का अदब है, यानी बालिगान, जिसको बालिग लोग जिसको पढ़ते हैं, बड़े उम्र के एतबार से जो खासा जिनका जहन बालिदा है, इसमें कुछ फर्क क्या है बुनियादी तौर पर? मसलन जब हम अदब अतफाल की बात करेंगे, मैं तो खैर अभी मौजू से पहले, अभी तो खैर मौजू पर हम भरपूर आपसे गुफ्तगू, हमारे नाजरीन हम तो सुनेंगे ही, लेकिन बच्चों का जब आप अदब तख्लीक करते हैं या जब आप बच्चों के बारे में कोई कहानी लिखते हैं, तो उस वक्त आप क्या जहन में क्या खाका रखते हैं, या क्या आपको एक तरह का अपने आप को बच्चे के जहन से सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है? इस बारे में थोड़ी सी आपकी हम मालूमात चाहते हैं, गुफ्तगू इस पर अगर हो तो बड़ा ही बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कि मैं ये कहूंगा मुश्ताक साहब के बच्चों की कहानी लिखने के लिए पहले खुद कलमकार को बच्चा बन जाना पड़ता है, और बच्चों साइकी में, उसकी नफ्सियात में उतरना पड़ता है। और जब वो अपने को छोड़ देता है कि वो 50 साल का है या 54 साल का है, ये छोड़कर जब वो खुद बच्चा बन जाता है, तो फिर वो बच्चों की कहानियां हों या बच्चों की नज़में हों, उसके साथ बहुत बेहतर तरीके से इंसाफ कर सकता है। और हमारे जितने भी बड़े कलमकार हैं या जो अभी हमारे कलमकार अभी लिख रहे हैं असरे हाजिर में, यकीनन ये सब के सब
देखिए, बच्चों के लिए लिखना बहुत छोटेपन की अलामत समझा जाता है, ऐसा मैं समझता हूँ। बल्कि ये भी कहा जाता है कि बचकाना अदब है। जी। जबकि मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं बच्चों के अदब को बड़ों के अदब से भी एक दर्जा आगे गर्दानता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब बच्चों का अदब ही नहीं होगा, तो अदब आलिया के क़ारीन आपको कहां से मिलेंगे? जी। सवाल तो यही पैदा होता है। तो बच्चों के सही। लिए जो तख्लीकात लिखना है, पहले तो पढ़ना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में बस ये कि आप पढ़ लिया है तो लिखे, ऐसा भी नहीं है। वो एक कैफियत तारी होनी चाहिए। कोई ख्याल जी पहले जी जहन जी। में आना चाहिए कि भाई उसका मरकजी ख्याल क्या हो, और शुरू में हम शुरू कहां से करेंगे और हमारा क्लाइमेक्स क्या होगा। जब एक कच्चा खाका जहन में तैयार हो जाए और कैफियत बन जाए, तब हमको कलम उठाना चाहिए। और जब ऐसी सूरत हाल पर हम लिखते हैं तो कहानी शाहकार होती है। लेकिन एक बात फिर अर्ज कर दूं कि एक ही नशिस्त में कहानी लिख दी गई तो वो शाहकार हो गई, ये बिल्कुल नहीं है। हमारे यहां पर जब मुर्गी को जुबा किया जाता है, तो उसके गले पर छुरी चलाने के बाद मुर्गी को एक डरबे में कुछ देर के लिए डाल दिया जाता है। वहां वो फड़फड़ाती रहती है और उसके बाद फिर उसको, उसके पर अलग किए जाते हैं और उसके फिर टुकड़े टुकड़े बनाकर वो दिया जाता है। कहानी नवीसी का मामला, चाहे बच्चों की कहानी हो चाहे अदब आलिया हो, ऐसा ही होना चाहिए। हो ये रहा है, मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा, मैं खुद भी अपने आप पर यह तनकीद कर रहा हूं कि ये जो डिजिटल मीडिया के जमाने में जो हम आ गए हैं, तो कभी कभी तो कुछ अफसानचे पढ़कर या कुछ कहानियां पढ़कर या कुछ नज़में पढ़कर ये एहसास होता है कि ये फास्ट फूड कल्चर की देन है। हाँ। कभी कभी ये महसूस होता है कि सिर्फ ये मोबाइल पर टाइप किए और भेज दिए ग्रुप में। अच्छा साहब, फिर एक ग्रुप बन गया है, इरफान आरिफ साहब है, मुश्ताक वानी साहब है, असलम जमशेदपुरी साहब है, सैफी सरंजी साहब है, मुश्ताक करीमी के ग्रुप के लोग हैं। फिर मुश्ताक करीमी ने कोई डाल दी ऐसी तखलीक जिस पर कोई मेहनत नहीं हुई है, कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ है, तो फिर कोई फूल भेज रहा है, कोई अंगूठी का निशान भेज रहा है, मुबारक सलामत कह रहा है। ये ये मुश्ताक साहब जो है, यहाँ, ये जी जी जी। मुश्ताक साहब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको जो है, आपको मैं जो है, मैं एक दखलंदाजी कर रहा हूँ एक मालूमात के लिए। वो ये कि जी मुश्ताक साहब, ये जो हम अक्सर कहते हैं कि शाहकार कहानी, शाहकार कोई फन पारा, अदब पारा, तो इसकी कुछ इम्तियाजात या इसके कुछ तकाजे क्या हो सकते हैं? किसे, कैसे कोई शाहकार सामने आता है, चाहे वो नस्र में हो, नज्म में हो, या उसकी उसकी पूरी एक तरह की शनाख्त हमारे पास क्या है? किसी शाहकार फन पारे या अदब पारे की क्या शनाख्त होती है हमारे, उसके मेरे इम्तियाजात क्या नसीब, हैं? उसको कैसे जी हम जी, पहचाने कि ये शाहकार है या नहीं है? बड़ा बड़ा अहम सवाल है और मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। वो तख्लीक जो पढ़ने वाला पहले लफ्ज से आखिरी लफ्ज तक पढ़ता चला जाए, उसके लफ्ज लफ्ज में खो जाए, उसकी रवानी के साथ बहता चला जाए, उसी कहानी का किरदार बन जाए और उसमें रच बस जाए, उस कहानी को वो जी जाए और वो उसके जहन का एक महफूज हिस्सा बन जाए, वो कहानी या वो नज्म एक शाहकार कहानी मेरी नजर में कही जा सकती है। मैं तो एक तालिब इल्म हूं मुश्ताक साहब। इसके इसकी जो डेफिनेशन है या इसकी जो तारीफ है,
वो मीनोहन बयान करना तो मेरे लिए यहाँ मुश्किल है, लेकिन मैं जो महसूस करता हूँ, जो दिल पे गुजरती है, रकम करते रहेंगे, हम परवरिश लोह कलम करते रहेंगे। तो मेरी नजर में तो वो तख्लीक ऐसी हो जो आपके दिल में रच बस जाए, जिसका हिस्सा आप बन जाए, जो आपके जहन में महफूज हो जाए। जैसे अबू खां की बकरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की कहानी, अबू खां की बकरी, ये चौथी जमात में मैंने पढ़ी थी। मुश्ताक साहब, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आपको मेरी आ रही है? जी। मेरी मेरी चौथी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुश्ताक साहब आ रही है। हाँ, चौथी तो जमात, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। हाँ हाँ जी, जी चौथी जमात में हमने कहानी पढ़ी थी अबू खां की बकरी। जी जी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वो कहानी लिखी थी। जी। मैं आज भी, यानी मैं 10 साल का रहा हूंगा, 44 साल हो चुके हैं, मैं पूरी कहानी आपको सुना सकता हूं। अबू खां की बकरी वो एक शाहकार हाँ कहानी हाँ मेरी नजर में थी। प्रेमचंद की ईदगाह की हम बात करें कि हाँ वो हाँ। हामिद और वो बच्चा जो ये देखता है कि उसकी दादी के हाथ जलते हैं जब वो रोटियां सेकती है, तो वो अपनी जी ईदी की जो रकम है, उसके सारे साथी ईदगाह पर खिलौने खरीद रहे हैं, बर्फ के गोले खा रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, और हामिद अपने 3 पैसों को बचाए हुए है और उसकी नजरें किसी और चीज को तलाश कर रही हैं। और उसकी नजर पड़ती है दस्त पनाह पर, चिमटे पर, और वो खरीदता है और अपनी दादी को लाकर देता है। और दादी उससे नाराज होती है कि तू क्या लाया है? तो कहता है कि दादी, जब तुम रोटियां सेकती हो तो तुम्हारे हाथ जलते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए ये तोहफा लाया हूं। तो ये ऐसी जी कहानियां, शाहकार कहानियां होती हैं ये। और इसकी पसंद आपकी अलग अलग हो सकती है। मुश्ताक वानी साहब जी। की के लिए शाहकार कहानी कोई और हो सकती है, मुश्ताक करीमी के लिए कोई और हो सकती है, और किसी और के लिए कोई और हो सकती है। बहरहाल उस कहानी पर पूरा डूब कर लिखी जाए, पूरे मुताले के साथ लिखी जाए, पूरे इंसाफ के साथ लिखी जाए, और काराइन की साइकी में डूब कर लिखी जाए, और एक एक लफ्ज को मोतियों की तरह बरता जाए, वो कहानी शाहकार कहानी होती है। मुश्ताक साहब, आपको, हाँ, हमारे दोस्त और आपके भी बड़े चाहने वाले प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब सलाम कह रहे हैं, और वाल आलम बनारसी साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं। और जी, वालेकुम। आपको खुशामदीद कहने के साथ साथ हमीदुल्लाह खान साहब ने एक सवाल किया है कि असरे हाजिर में अदब अतफाल की क्या मानवियत? असरे हाजिर में अदब जी अतफाल की क्या मानवियत है, इस पर जरा रोशनी डालिए, जी ताकि उनके सवाल का उनको जवाब मिल जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। असरे हाजिर में अदब अतफाल की मानवियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहले अदब अतफाल को जो चैलेंजेस लाहक थे, उससे 10-20 गुना ज्यादा अब लाहक हैं। क्योंकि अब जो जमाना है मुश्ताक वो साहब, इसी से पूरा, मिलता जुलता, मुश्ताक साहब, एक जी सवाल हमारे इरफान आरिफ साहब ने भी इसी तरह का किया है कि जी, आज के बच्चों के हाथों में कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी चीजें हैं, ऐसे में अदब अतफाल की क्या अहमियत है? उन्होंने मानवियत को, जो है, मानवियत का इजहार चाहा है, और उन्होंने अहमियत बयान करने के लिए आपको, जो है, ये सवाल किया है। तो मैं चाहूंगा कि ये एक बहुत हद तक ये मिलता जुलता सवाल है, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि थोड़ा इस तनाजुर में आप जरा भरपूर इसको की वजाहत कीजिए, इन सवालों जी, की तनाजुर। अहमियत और मानवियत पे हम बात करेंगे कि मैंने जैसा पहले अर्ज किया कि डिजिटल दौर से पहले का जो दौर था, जी। उसमें अदब अतफाल को वो चैलेंजेस लाहक नहीं थे जो आज हैं। क्या आज बात। का बच्चा आज का बच्चा अब ये नहीं पढ़ेगा कि अम्मा बाजी कहती है चांद में परियां रहती हैं।
मुश्ताक साहब, बिल्कुल सही। क्योंकि वो आपसे पहले चांद उसने देख लिया है। उसने नील सही। आर्मस्ट्रांग को भी देख लिया है। नील आर्मस्ट्रांग कैसे चांद पे उतरा वो भी उसने देख लिया है। हाँ, उसको तो अब उस चांद पर कोई परी नजर नहीं नहीं आई है। आती। तो आज का जो बच्चा है, ये डिजिटल दौर का बच्चा है। इसका जहन और इसका आईक्यू कहीं ज्यादा है। इसलिए इसको अब आप पुराने दौर की कहानियां देंगे, पुराने दौर की नज़में देंगे, तो माफ कीजिए मुझे, वो नाजरीन, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हमारे मेहमान हमसे जो है, हाँ हाँ, जी जी जी, तो मैं कह जी रहा था मुश्ताक साहब, कि जी 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 जी, मैं कह रहा था आज जो है, उसका जो बच्चा है, वो अगर तीसरी चौथी जी क्लास का भी बच्चा है, तो टीचर, तो मैं देखता हूं जब उनको साइंस पढ़ाता हूं, तो मैं सिर्फ अपनी क्लास में एक टॉपिक छेड़ देता हूं। अच्छा, आपने अपने अतराफ कौन कौन सी जानकारी हैं, टीचर को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि टीचर फैसिलिटेटर है, वो सिर्फ मददगार है बच्चों का। तो बच्चों बिल्कुल के सही। पास में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मालूमात है। तो हमको, हमारे फनकारों को, हमारे कलमकारों को सब पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि हमें क्या लिखना है और हमें क्या नहीं लिखना है। जी नाजरीन, नेटवर्क की खराबी की वजह से हमारे मेहमान जो है बार बार हमसे पसे पर्दा चले जाते हैं, और आज के दौर के बच्चे पढ़ना कभी चाहेंगे। मैं आपको एक दिलचस्प। मिसाल दूंगा। हाँ हाँ हैरी हाँ, पॉटर, हैरी पॉटर मुश्ताक साहब आपके कुछ जेके रोलिंग ने लिखा, मुश्ताक मुश्ताक साहब आपके और कुछ जब नेटवर्क की लिखा, खराबी चल रही है शायद। हेलो। आ रहा है। हाँ, आवाज आवाज अच्छा थोड़ी कट के आ रही है आपकी। अच्छा, आवाज पहले बहुत तो अच्छी आ एक रही काम, थी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी आपके मेरे दरमियान, लेकिन बीच में कुछ नेटवर्क की खराबी आ रही है। अच्छा अभी ठीक है? हाँ, जी जी, कहिए। अभी आवाज आ रही है मुझे? जी, मैंने हाँ मैंने अर्ज किया कि हैरी पॉटर, हाँ हाँ, हैरी पॉटर जी और जेके रोलिंग ने जो आप, हैरी पॉटर लिखा है। आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ मुश्ताक है। साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं ये एक कहना काम चाहता करता हूँ हूं मैं, कि मुश्ताक साहब, एक बार आप लेफ्ट हो जाएं, मैं दोबारा इन बाहर आ जाता करें। हूं। जी जी हाँ, आप जी जी फिर जी, से एक बार एक सेकंड, यहाँ से एक लेफ्ट हो सेकंड। जाएं, यहाँ से लेफ्ट हो जाएं आप। यानी कौन से मुश्ताक साहब? मैं मुश्ताक ये अहमद वानी या मुश्ताक, मुश्ताक अहमद करीमी? नहीं नहीं, मुश्ताक अहमद करीमी सर एक बार लेफ्ट हो जाएं, फिर मुश्ताक दोबारा साहब, से इन मैं करें। नेटवर्क का आप मेरा लेफ्ट हो प्रॉब्लम आ रहा जाइए, उसके बाद फिर इंटर हो जाइए। बड़ा अच्छा बता रहे हैं, सही कहा इन्होंने, इरफान साहब ने। है। एक सेकंड, मैं बाहर आ रहा हूं। चलिए बेहतर है। जी, अब अभी देखिए मेरा पेमेंट। जी जी बेहतर है, बेहतर है। नहीं, आवाज आ रही है आपकी, ठीक है, अच्छा है। अब अच्छा, आप ये अब गुफ्तगू करें, हम अपने बात करें कंपाउंड में आप। आ गए हैं। जी जी जी, अब ठीक है, ठीक है। आपकी आवाज भी आ रही है और शक्ल सूरत भी बराबर साफ सामने आ रही। कहिए। तो हाँ, हाँ, मैं ये कह आप रहा था अपना, जी, कि हैरी पॉटर लिखी थी जेके रोलिंग ने। हाँ उन्होंने नया मौजू यकीनन छेड़ा होगा कि उनको उस जमाने में जब उन्होंने लिखा हैरी पॉटर, तो जी, पब्लिशर ने एक बहुत बड़ी रकम पाउंड की सूरत में पेशगी उनको दे दी। अच्छा, उसके बाद एनाबेल स्टेडमैन, ये एक जी, खातून है, हाँ ये हाँ, अब एक नई नई तखलीक लिख रही हैं, और इनको हजारों पाउंड एडवांस में दिए जा चुके हैं। अब इनका मौजू क्या है?
एनाबेल जी। का मौजू क्या है मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा है यूनिकॉर्न नामी घोड़ा। अच्छा। यूनिकॉर्न एक घोड़ा है और इसकी सवारी बहुत बहुत मुश्किल होती है। उसको उन्होंने मौजू बनाया है। जो इसकी सवारी करना चाहता है उसका बहुत दिलेर होना, बहुत बहादुर होना जरूरी होता है। अब वो उन्होंने लिखा, वो पब्लिशर को दिया, पब्लिशर ने पहले नशिश में पसंद कर लिया और सोनी टीवी वालों ने भी उनको वो बुक किया है उसके लिए। अब यूनिकॉर्न पे सवारी वही कर सकता है, इससे नबरद आजमा वही हो सकता है, इस सरकश घोड़े को लगाम वही दे सकता है जो इसके अंडे को फोड़कर उसको बाहर निकाले। देखिए, एक अजीब तखयलाती जी। दुनिया है और एक अजीब टॉपिक है और उसको लेकर उन्होंने लिखा है। हमारे उर्दू में भी कुछ ऐसा लिखा जाना चाहिए। मुझे वकील नजीब साहब याद आ रहे हैं। मैं उन्होंने उनका नाम एक लेने वाला नावल था। मैं उन्होंने उन्हीं का उन्होंने नाम लेने वाला था। जी वकील नजीब एक साहब, मेरे दोस्त। हाँ जी हाँ जी। जी भाई, एक मुश्ताक ने नहीं लिया तो उनका नाम दूसरे मुश्ताक ने ले लिया। जी जी। उन्होंने कंप्यूटर लिखा है। बिल्कुल। उन्होंने भी जदीद तकाजों से हम आहंग होकर बच्चों की जहनी सतह पर जाकर एक कामयाब कोशिश की है। तो बच्चों के बहुत काम है अदब की जो उनका, अहम बच्चों के याद जी जी जी, बड़ा जी काम जी। है उनका, बहुत बड़ा काम है। तो बच्चों की अदब की अहमियत आज के जमाने में बहुत बढ़ गई है। लेकिन बच्चों के अदीबों को की जो अहमियत है वो भी है, लेकिन उनको ना सिर्फ ये कि लिखते वक्त बहुत मोहतात रहना है, बल्कि उनको कुछ अछूते टॉपिक्स को भी चुनना पड़ेगा। समुंदर की गहराई में जाकर कुछ नए गौहर और कुछ नए मोती ढूंढकर निकालने होंगे और ये काम इतना आसान भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। ये हम कर सकते हैं क्योंकि आज के दौर में जो, मैं फिर कह रहा हूं कि हम अपने गली मोहल्लों में देखते हैं छोटे बच्चों को कि वो अखबार तो रसाइल की वर्कगर्दानी से ज्यादा वो मोबाइल जी हो जी जाता है। मुश्ताक साहब। हाँ हाँ। जी, तो अच्छा भाई मुश्ताक मैं साहब, यही अब मैं मुश्ताक साहब आपके मौजू की तरफ आप आता हूँ। बहुत हाँ सारी जी बातें तो उस हवाले से मैं अब आपके मौजू की तरफ आता हूँ जो तहरीक बकाए उर्दू ने आपको मौजू दिया है, जिस पर आप जो है भरपूर रोशनी डालें, और बल्कि बहुत सारी बातें इस मौजू के हवाले से हो भी गई हैं। जी लेकिन मैं जी फिर भी चाहूँगा कि इस हवाले से भी कुछ खास गुफ्तगू हो ताकि हमारे नाजरीन तक ये बात पहुंचे। जी ये आ, आवाज, हाँ, अजान की आजान की आवाज आवाज। आ रही है, और मेरा जी ख्याल है कि हम एहतराम करें अजान का। जी, और हम वक्त एक दो मिनट रुक जाते मगरिब हैं। है। जी, हाँ बिल्कुल 2 रुक मिनट रुक जाएंगे। जाते अल्लाह, ये सदाए सदाए इलाही लग रही है, तो हैं। इसको, बेशक। इसका जवाब देना भी हमारे लिए बहुत जो है हम पर वाजिब है।
जी मुश्ताक साहब, अजान सुनी हमने आपने, और जी अब इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा कि अहद जदीद और मुतालाए अदबियात अतफाल के हवाले से कुछ और अहम बातों का जिक्र हो जाए। अदब अतफाल के जी हवाले मुश्ताक, से, जी हाँ, जी ये चूंकि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर और बिलखसूस इंटरनेट के दौर के अंदर आज हम जी रहे हैं, और हमारे बच्चे मोबाइल को ज़्यादा हाथ में रखते हैं बनिस्बत किताब के। तो ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल में आप क्या फरमाना चाहेंगे कि अदबियात अतफाल के हवाले से और मुतालाए अदबियात अतफाल के हवाले से इसकी जो मुख्तलिफ जहतें हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं? मुश्ताक साहब, एक मिसाल के जरिए अपनी बात शुरू करूंगा कि जी। हमारा जलगांव जिला, हम्म। इस जिले में प्राइमरी उर्दू सरकारी स्कूलें, निजी उर्दू स्कूलें कुल मिलाकर कमोबेश 400 हैं। जी। और अगर आप पूरे महाराष्ट्र की सूरत हाल देखेंगे तो हम्म। 5000 से ज्यादा उर्दू स्कूल हैं वाह, पूरे बहुत महाराष्ट्र अच्छी में, बात है, बहुत अच्छी बात। और लाखों उर्दू के असातिज़ा हैं। तो वाह। ये कह सकते हैं कि भाई दीगर रियासतों के मुकाबले में महाराष्ट्र में उर्दू की सूरत हाल बेहतर है, ये हम कह जी। सकते हैं। जी। लेकिन हम मुतमईन नहीं हैं। मेरा एक हमेशा मशगला रहा है कि मैं अपने लॉकर में मुंबई से शाये होने वाला बच्चों का माहनामा गुलबूटे, मालेगांव से शाये होने वाला गुलशन अतफाल, हाँ। ये पर्चे मैं अपने लॉकर में हमेशा रखता था और रखता हूं। हम्म। और जो बच्चा कोई अच्छा काम करता है उसको बतौर इनाम मैं वो देता हूं। क्या बात है, अब अब जब ये बहुत हुआ अच्छी बात है। कि मैंने अपनी इस बात का तज़किरा जलगांव के इकरा एजुकेशन सोसाइटी के सदर अब्दुल करीम सालार साहब से किया और कहा कि देखिए, हम तो शहर में हैं, हमारे शहर में होने के बावजूद बच्चों को उर्दू के पर्चे मिल नहीं पाते हैं, तो देहातों की सूरत हाल होगी। तो उनको वो जी। कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। उन्होंने फौरन एक लाहे अमल तैयार किया। हमने यहाँ वहां से, हाँ। शोबा से, उदबा से और रिसाले वालों से पुराने पर्चे खरीदे, और आपको यकीन नहीं आएगा, जलगांव जिले के कम से कम 50 देहातों का दौरा हम कर चुके हैं। क्या बात और है। 50 देहातों का दौरा करने के बाद कुछ 2-4 देहात छोड़ दीजिए जहां पर के बच्चों की दुनिया कौमी उर्दू काउंसिल का वो पहुंचता है, बाकी तमाम जगहों पर पर्चे पहुंचते नहीं हैं। अब हमने ये देखा कि बच्चे बड़े शौक से उन पर्चों को लेते हैं। हमने तो बच्चों को चूमते हुए भी पर्चों को देखा है, रंगीन क्या बात। पर्चों को बच्चे चूम रहे हैं। एक मुश्ताक साहब, एक वाकया ऐसा है कि आंखों में आंसू भरा है कि हम
एक वक्त में जब निकलते थे तो 3-4 देहात करते थे कनेक्टेड। तो एक देहात पर जब हम पहुंचे तो कुछ ताखिर हो गई थी। वहां 50-60 बच्चे असातिज़ा ने जमा करके रखे थे। अब उनको हमको किताबें देना थी और किताबों के सेट हम देते थे। तो सेट पहले जल्दी से उनके हाथ में हमने बांट दिए किताबों के। और वो सालार साहब ने हमसे कहा कि मुश्ताक आप एक काम कीजिए, आप कुछ बच्चों के सामने बयान कर दीजिए। तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा। सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। क्या? अरे साहब, उनको किताबें मिलने की देर थी कि सब बच्चों ने किताबें खोली, उसको बेंच पर रखा और सब उसमें मगन हो गए, खो गए। और मुश्ताक करीमी क्या कह रहा है कोई सुन नहीं रहा है। मैंने अपने आप को बहुत खुशनसीब जाना उस वक्त कि या अल्लाह, ये बच्चे कितने प्यासे हैं। और ये तो इतने प्यासे थे कि ये बूंद भर जो हमने रूह अफ़ज़ा इनको देने की कोशिश की है, ये उसको इसमें सैर हुए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है मुश्ताक साहब कि इतनी अच्छी रियासत महाराष्ट्र, उर्दू के इतने सारे स्कूल्स और इतने ज्यादा उर्दू असातिज़ा, लेकिन हमारे पर्चे अभी तक बच्चों के हाथों में, देहातों में, बड़ी हद तक शहरों में भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आप फिर किस मुताले की बात कर रहे हैं दौरे हाजिर में? और अगर हम पीडीएफ की बात करते हैं तो उसमें भी कोई कबाहत नहीं है, लेकिन बच्चों के हाथों में जब मोबाइल हम देंगे तो फिर ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की निगरानी करे कि जो पीडीएफ आपने, जैसे कामती से अल्फाज हिंद निकलता है, जैसे उर्दू दुनिया बच्चों की दुनिया है, जैसे गुलबूटे हैं, गुलशन अतफाल है और जन्नत के फूल हैं, फूल है एक पर्चा, उनके पीडीएफ अगर हम दिखा रहे हैं तो बच्चों को हम अकेला नहीं छोड़ सकते कि वो उसको देख ले। आपको बच्चे की निगरानी करनी पड़ेगी और कोशिश यही हो, अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है तो ठीक है कि उसको नेट पर पढ़ ले या पीडीएफ पर पढ़ ले, लेकिन कोशिश यही हो कि हार्ड कॉपी की सूरत में ही बच्चों को मुताले की आदत डाली जाए। इसको मुमकिन बनाना पड़ेगा। हमने कौमी उर्दू काउंसिल को एक खत लिखा था अपनी जानिब से, और उसमें यही लिखा था कि भाई 10 रुपये में आपका पर्चा है, वो तो एजेंट बेचता है, आप 5, 5.5, 6 रुपये में उसको बेचते होंगे। और ऐसे कुछ जायद कॉपी छपवा कर अगर समाजी वर्करों को, सोशल वर्करों को, छोटे देहात के अगर हम जिम्मेदार बनाएं और वहां 25-25, 50-50 कॉपी अगर एक एक देहातों में हम पोस्ट करें तो बहुत हद तक मुताले का ज़ौक बढ़ सकता है, क्योंकि ये पर्चे बहुत रंगीन और बहुत शानदार और बहुत उम्दा तरीके से छपते हैं। इनका कागज भी बहुत उम्दा होता है, बच्चे इसको देखकर मचल जाते हैं। लेकिन सवाल यही है, तरसील का होता है। और वो मसला तरसील का मसला जो है, अभी मैं जलगांव में बैठा हूं, बंबई के अखबारात मेरे यहाँ आते हैं, लेकिन वो सुबह की चाय की मेज का अखबार सह पहर तक मुझ तक पहुंचता है। तो ये तरसील के जो मसाइल है इसको भी हल करना होगा। हार्ड कॉपी की सूरत में मवाद बच्चों तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग हमको करनी होगी। मैं तहरीक बकाए उर्दू के प्लेटफॉर्म से यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हम एक तहरीक बकाए उर्दू को ही अपना प्लेटफॉर्म बनाएं और हम मुतालिया बेदारी मुहिम को एक हिस्सा, इसका एक जुज बनाएं और हम खुद लिखने वालों से, पढ़ने वालों से, उनके यहाँ मौसूल होने वाली एजाजी किताबें या वो चंदा दीवी किताबें और रिसाले उनसे मंगवा कर अपने आसपास के बच्चों में अगर हम देने की कोशिश करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत नेक काम होगा। अभी हमने अपनी कॉलोनी जी मुश्ताक साहब, आपकी बातें बहुत ही काम की बातें हैं और बड़ा एक तजुर्बा भी है और आपने मुशाहिदे की दुनिया से भी गुजरे हैं और बच्चों की दुनिया और बच्चों का
अदब और इसका मुतालिया और ये सारी बातें बड़ी वजाहत के साथ और बड़े उन तमाम यानी अमली अक़दामात के साथ आप जुड़े रहे हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू और बड़ी मालूमाती बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुश्ताक साहब, मेरा जो मानना है या जो मुझे नज़र आता है, आपको भी वो नज़र आता है, आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर नज़र आता है क्योंकि आप महाराष्ट्र जैसे जो है शहर में हैं, रह रहे हैं और वहाँ आप बहुत कुछ देख रहे हैं और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। आपने बहुत अच्छी ये बात बताई, और जब तक हम वालिदैन अपने बच्चों के लिए बड़े फिक्रमंद नहीं रहेंगे और उनका एक टाइम टेबल सेट नहीं करेंगे, जब तक हम उनको मुताले का शौक, किताब का शौक, रसाइल के पढ़ने का शौक उनके अंदर पैदा नहीं करेंगे, तो देखिए भैया कुछ भी होने वाला नहीं है। जो कुछ बना है वो भी बिगड़ेगा। मोबाइल की दुनिया जो है ये बहुत हद तक हमारी अब रोजमर्रा जिंदगी की एक बुनियादी जरूरत बन गई है। इसके बगैर तो हम रह नहीं सकते, हमारे बच्चे नहीं रह सकते, हम मानते हैं एक हद तक, लेकिन इसको एक जरूरत के तौर पर हमारे बच्चे इस्तेमाल करें, हम इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और किताब के साथ जो हमारा ताल्लुक हो वो वैसा ही हो जैसे हमारे असलाफ का रहा है। और किताब जो कुछ हमें देती है, यकीन जानिए मोबाइल हमें वो नहीं दे पाता कि जो हमें किताब दे पाती। किताब बहुत सही सर, हमें सुकून कल्ब और सुकून जहन जो है अता करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लज्जत और जो जहनी बालिदगी, जो संजीदगी, जो मालूमात का जखीरा हमें किताबों से मिलता है, यकीन जानिए ये मोबाइल की दुनिया, इसको मैं हवाई दुनिया कहता हूं। एक चीज इधर से आई, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इन तमाम चीजों का। ये तो मीडियम अपनी जगह बिल्कुल सही है, मालूमात का एक बहुत बड़ा जरिया है, इनका हम वेलकम करते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। इनसे हम किसी भी सूरत में फरार हासिल नहीं कर सकते इन चीजों को। ये तमाम की तमाम चीजें अल्लाह की बहुत बड़ी नियामतें हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें मोबाइल हमारी नई नस्ल को किस यानी मनफी इस्तेमाल की वजह से, इसके गलत इस्तेमाल की वजह से हमारी नस्लें या हमारे बच्चे तबाही के किस दाहने पर की तरफ जा रहे हैं, तबाही के किस घड़े की तरफ जा रहे हैं, वो भी हमारे सामने। और ये भी एक बात है कि बच्चे ज्यादातर, हमने देखा है, आपने भी देखा है, और भी बहुत सारे लोग देखते चले आ रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छी चीजों को मोबाइल के जरिए बहुत कम ले रहे हैं, लेकिन जो कुछ बुरी बातें हैं, बुरे ख्यालात हैं, बुरी चीजें हैं, उनको देखना, उनको पढ़ना, उनकी तरफ जाना, या जो कुछ गलत साइट्स होती हैं उनकी तरफ जाना, ये बस ऐसी ही बात है कि जनाब किसी माचिस की डिबिया से हम जो है अपने घर का चूल्हा जला सकते हैं और खाना पका सकते हैं उस आग से, लेकिन उसी माचिस की एक तीली से, उस चंगारी से अपने घर को भी जला सकते हैं। तो दोनों मुस्बत और मनफी पहलू आज यानी शुरू से रहे इंसान के साथ, आज भी हैं और आखिर वक्त तक ये रहेंगे, अब तक दुनिया कायम दायम है। मुश्ताक साहब, बड़ा अच्छा लगा, ये आपकी तमाम बातें बहुत अच्छी लगी और बहुत उम्दगी से आपने भरपूर, बड़ी वजाहत के साथ, बड़े दलाइल के साथ और बड़े समझ लीजिए एक मतानत और बड़ी अहम मालूमात के साथ आपने हम तक बड़ी अहम बातें पहुंचाई हैं। और एक कलमकार की यही जिम्मेदारी होती है कि वो हर लफ्ज़ को बोलने से पहले वो सोचता है, लिखने से पहले वो सोचता है, फिर लिखता है। एक सवाल, अब चूंकि हमारा वक्त भी धीरे धीरे जो है इख्तिताम को पहुंचने ही वाला है, मैं एक सवाल और आपसे चाहता हूं कि आपसे ये करूं, क्योंकि आप एक अच्छे कलमकार हैं और एक अच्छा, आपका मुताला भी बड़ा वसी है। आप, मुझे लगता है कि ये जो है अखबारात की दुनिया से भी आप बराबर जुड़े हुए हैं और
सहाफत का भी कोई तजुर्बा तो आपके पास है ही, यानी आपने आज तक बतौर मुदीर के या नायब मुदीर के किसी अखबार में भी काम किया है, या कोई रसाला बाज़ाब्ता आपने जारी किया हो और उसकी या अदालत के फराइज आपने अंजाम दिए हों, इस तरह का कुछ आपने किया होगा काम? सहाफत की दुनिया का कोई तजुर्बा तो होगा ही आपको। देखिए, मैं आपको बताता चलूं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, ये बात मेरे जहन से निकल रही थी, आपने मौका फराहम किया, शुक्रिया। सन 94 में, यानी आज से समझ लीजिए कि 26 साल पहले, जलगांव से हमने एक हफ्ता रोजा अखबार शुरू किया जो नाचीज की इदारत में ही निकला, खानदेश नामा। उस जमाने में कंप्यूटर से टाइप सेटिंग की सहूलत नहीं थी, हमको मालेगांव 150 किलोमीटर दूर वहां किताबत के लिए भेजना पड़ता था और फिर वहां से अखबार छपवा के मंगवाना पड़ता था। कोई मनसूबाबंदी नहीं थी, मैं साफ तौर पर कहूं, कोई प्लानिंग नहीं थी, सिर्फ जज्बात थे कि उर्दू का अखबार निकलना चाहिए। तो हम गिरते रहे, पढ़ते रहे, संभलते रहे, उठते रहे और आखिर में पर्चे ने दम तोड़ दिया। अच्छा। उसके बाद जहन में ये ख्वाहिश रही कि इसको तो एक बार जारी करेंगे। अब उसके बाद मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हमारे जैसे मैंने जिक्र किया रशीद कासमी साहब, ये फिक्शन राइटर हैं, इनकी इदारत में और नाचीज नायब मुदीर रहा उसका, उसमें हमारे वहीद इमाम साहब भी थे जो कि खुद एक अफसाना निगार हैं। हमने एक सालाना मैगजीन निकाला, एहसास। वो सालाना मैगजीन में मुल्क भर के बड़े अदीबों की, जैसे रशीद हसन खान साहब से लेकर, तो हम ये कहेंगे कि अनवर खान और इकबाल नियाजी साहब और ऐसे बड़े कलमकारों की, अजीज रहीमी साहब, इनकी तख्लीकात हमने उसमें शाये की। वो पर्चा भी नहीं चल सका, बंद हो गया। उसके बाद में जलगांव को बदनाम करने की कोशिश हुई सेक्स स्कैंडल को लेकर। एक जमाने में सियासत में बहुत सारी चीजें हो जाती है, हाँ, तो वो बदनाम करने की कोशिशें हुई जलगांव को, और वो तो जब उसका नतीजा आया तो वो तमाम चीजें झूठी निकली। लेकिन चूंकि वो एक इशू उठा था तो मुझे लग रहा था कि मेरे शहर की बदनामी हो रही है, तो मैं अब ये अपनी जलन और अपनी कुढ़ान और अपने एहसासात कहां बयान करूं। तो मैंने उसकी एक तज्जियाती रिपोर्ट बनाई, जलगांव या जिन्स गांव, हकीकत से पर्दा उठता है। जलगांव या जिन्स गांव, सवालिया निशान, हकीकत से पर्दा उठता है। और वो रिपोर्ट बनाकर मैंने उर्दू बिलिट्स को भेजी। उस वक्त उर्दू बिलिट्स के एडिटर हारून रशीद अली साहब थे। उनको वो रिपोर्ट पसंद आई, मैं हैरत में पड़ गया कि मेरी वो रिपोर्ट बिलिट्स के फ्रंट पेज पर शाये हुई। और इस तरह से सहाफत में फिर दूसरी मेरी एंट्री हुई खानदेशनामा के बाद। फिर हारून साहब ने कहा कि भाई नहीं, अब हमारे लिए आप काम कीजिए। उसके बाद हारून साहब जो है वो रोजनामा इनकलाब में वो चले गए, तो मैं भी इनकलाब से जुड़ गया। इनकलाब में 20-22 वर्षों तक काम किया और यूं तो छोटी मोटी रिपोर्टिंग चलती रही, लेकिन हमने कई खुले खुतूत भी लिखे। तस्लीमा नसरीन के साथ, तस्लीमा नसरीन के नाम खुला खत, अमिताभ बच्चन के नाम खुला खत, और सद्दाम हुसैन के नाम खुला खत, शिवराज पाटिल जो हमारे होम मिनिस्टर थे जब बटला हाउस का मामला हुआ था, उस जमाने में लिखा था कि उनके नाम खुला खत। ऐसे कई खुले खुतूत भी हमने लिखे। और हमने जो मुशाहिदाती हमारे मज़ामीन थे, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में मैं सफर कर रहा था, बहुत भीड़ थी, मुझे बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाई और मैं दरमियान की दोनों सीटों के दरमियान में खड़ा था, मुझे सवाल जवाब की आवाजें आ रही थी। जब एक आध सीट खाली हुई तो मैं नीचे बैठ गया। मैंने देखा कि एक लड़की है और एक मर्द है, मर्द सवाल पूछ रहा है, लड़की जवाब दे रही है। तो हमने फिर उनसे पूछा कि भैया क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी कर रही है, ये मेरी बेटी है, मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी चल रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है, और हम जब भी सफर में होते हैं तो हमारे वक्त को इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। बस फिर क्या था,
मैं जनाब शाहिद लतीफ साहब फिलहाल इनकलाब के एडिटर हैं, मैंने उनसे मुलाकात की, मैंने अपना वाकया उनको सुनाया कि आज तो मैं बहुत मसरूर भी हो गया और मैं बहुत बेचैन भी हो गया कि एक तरफ तो हम हैं कि हमारे क्या रविश है, और एक तरफ हमारे दीगर बिरादरान वतन है कि वो वक्त को का कितना मुस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं। शाहिद लतीफ साहब ने कहा कि मुश्ताक तुम इस पर एक मजमून लिखो, उन्होंने कहा कि तुम एक मजमून लिखो, और हमने फिर कहा कि ठीक है मजमून लिखते हैं। हमने उस पहला वो जो मजमून लिखा उसकी सुर्खी थी या उसका उन्वान था, हम कहाँ जा रहे हैं, सवाल निशान। जी, और फिर ये पूरे मजमून को हमने लिखा। फिर उर्दू के अशजार गिर रहे हैं, उर्दू असातिज़ा की तंजीमें हमारी क्या कर रही हैं, और उर्दू की क्या सूरत हाल है, उर्दू के लिए क्या अमली इक़दाम हो सकते हैं, उर्दू की तरक्की कैसे हो सकती है। पूरे ऐसे कई मज़ामीन हमने लिखे। फिर हमारे दोस्तों ने उसको सिलेक्ट किया और बताए ना बने के उन्वान से जो किताब छपी है उसमें यही सारे मज़ामीन हैं जो उर्दू की दर्द में उर्दू की तरक्की के लिए, और वो जलन कुढ़न हमारा एहसास उसके अंदर समो दिया गया है। तो आज भी हम इनकलाब से जुड़े हुए हैं, मगर चूंकि अब हेडमास्टर हैं, सदर मुदर्रिस हैं, तो ऑनलाइन की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है और बहुत सारे काम होते हैं। तो अब हमारा एक साथी हमने तैयार किया है, शर्जील कुरैशी हैं, वो बच्चा बहुत अच्छा अभी कर रहा है। जब जब रहनुमाई की जरूरत होती है हम उसको अपनी जिस तरह से भी रहनुमाई हो सकती है करते हैं। तो ये जो सहाफती जरासीम है ये होना चाहिए, और हमारे हर बच्चे में सहाफत का जज्बा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हर बच्चा हमारा वो मीडिया से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया का प्लेटफॉर्म। जी मुश्ताक साहब, बड़ी कारआमद बातें आपसे सुनने को मिल रही है, हम मुझे और हमारे नाजरीन को। अब हमारा ये वक्त समझ लीजिए बिल्कुल इख्तिताम को हम पहुंच रहे हैं, खात्मा है आज इस प्रोग्राम का। इससे पहले कि मैं नाजरीन का शुक्रिया अदा करूं और आपका शुक्रिया अदा करूं, मैं ये चाहूंगा कि उर्दू वालों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उर्दू वालों को अपना मकाम व मर्तबा और उर्दू के ताईं उनकी क्या कुछ खिदमत होनी चाहिए, और अमूमी तौर पर यह कि उर्दू जो ना सिर्फ एक ज़बान है बल्कि एक तहजीब का नाम भी है। आपके मशवरे के लिए हम मुंतज़िर हैं, आपके मशवरे के, और उर्दू दुनिया बैठी है जो आपसे कोई बेहतर मशवरा सुनना चाहती है उर्दू की खिदमत के हवाले से। मेरे दिल का सवाल आपने पूछा है। सिरोंज से सरंजी साहब जुड़े हैं, उनकी एक शागिर्दा है जी, वो मीठा करेला यूट्यूब चैनल पर हमने उसका इंटरव्यू किया। अस्तुति अग्रवाल ने संस्कृत छोड़कर एसएससी इम्तिहान में उर्दू मजमून लिया और उनका उसमें परसेंटेज और फीसद आया है 96। क्या बात जो है ये उनके इश्क में ऐसी गिरफ्तार है कि इसने तो संस्कृत छोड़कर उर्दू लिया है, एक बात। दूसरी बात, उसने उर्दू सिर्फ यूं के एक रस्म के तौर पर या एक फैशन के तौर पर नहीं लिया, बल्कि उसने उर्दू को उन्होंने जिया है, उर्दू के इश्क में वो डूबी हैं और 96% मार्क्स हासिल किए हैं। अब एक तरफ अग्रवाल है जो कि अग्रवाल फैमिली की बच्ची है, वो खुद कहती है कि मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को उर्दू से मेरा इतना इश्क और जुड़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। और वो अपनी पॉकेट मनी से, मुश्ताक साहब, इरफान साहब, अस्तुति अपनी पॉकेट मनी से 20 से 25 रसाइल खरीदती है। अरे वाह, अरे वाह, क्या काबिले आफरीन, मुबारकबाद। तो बहुत बड़ी बात सुना रहे हैं आप। एक मलयालम औरत, एक सब्जी फरोश, अरे वाह, जो पढ़ना लिखना नहीं जानती, वो मलयालम जबान का अपना अखबार खरीदती है और अपनी सब्जी की टोकरी के पास रखती है। एक बंदा उससे आके पूछता है कि
भाई तुम तो पढ़ती नहीं हो, तुमको पढ़ना लिखना नहीं आता है, फिर तुम अखबार क्यों खरीदती हो? तो वो कहती है कि ये मेरी मलयालम जबान का अखबार है, ये मेरी जुबान का अखबार है, मैं नहीं पढ़ती हूँ तो क्या आह, हुआ? मेरे ग्राहक आते हैं तो इसको उलट पुलट कर देख लेते हैं तो मेरा पैसा वसूल हो जाता है, मेरा हक अदा हो जाता है। और आहा, वो क्या बात है, वो जो क्या दिया, बात है, क्या बात। वो जो दिया बुढ़िया का, जो दिया हाँ बुढ़िया ने हाँ, लगाया था, हाल ही की नज्म है। जी जी जी, बिल्कुल सही। ऐसे दिए जलाने और लगाने की जरूरत है मुश्ताक साहब उर्दू वालों को। आपने जबानी मुश्ताक साहब बहुत बड़ी बातें बताई, कमाल की बातें। ये तो वो ठोस आपके यानी वो ठोस हकायक जो हमारे आपके मुशाहिदे में आ रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूं कि उर्दू वालों को तो किसी तरह की एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। और और उर्दू वालों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उर्दू पढ़ने के बाद हम जो है कोई काम नहीं, कोई रोजगार नहीं हमें मिलेगा। ये बिल्कुल एक गलत उनका ख्याल है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही है। उर्दू पढ़ने वाला आज भी और पहले भी और आगे भी इंशाल्लाह खुशहाल जिंदगी जीता है, मुहज्जिब जिंदगी जीता है, बहुत पुरसुकून सही। जिंदगी जीता है, बाइज्जत जिंदगी जीता है, बशर्ते कि जी। वो सही उर्दू वाला हो, बशर्ते कि वो सही उर्दू की खिदमत का जज्बा लेकर जिंदगी गुजारने का अज़्म करे। आज का ये प्रोग्राम अब यही इख्तिताम को पहुंचता है। जी। मुश्ताक करीमी साहब, मैं नाचीज मुश्ताक अहमद वानी तहे दिल जी। से अपनी जानिब से और तहरीक बकाए उर्दू के अराकीन की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बड़ा अपना कीमती वक्त आज के इस तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम को दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उन सर सिर्फ तमाम एक, नाजरीन का शुक्रिया कि मुश्ताक जो साहब सिर्फ हमें एक मिनट, मसलसल देखते रहे और देखते रहते हैं, देखते रहेंगे। जी मुश्ताक साहब जी, एक कुछ मिनट, कहना चाहेंगे सिर्फ आप? एक मिनट चाहूंगा हाँ कहिए, कि मैं बिल्कुल सबसे पहले कहिए। तहरीक बकाए उर्दू का शुक्रिया अदा करता हूँ। इरफान आरिफ साहब जी का शुक्रिया, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझ नाचीज के इस खाकसार के ख्यालात को पहुंचने का एक जरिया मिला है। और मैं उर्दू वालों से यही कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल भी एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे ये एपीएससी भी क्रैक कर रहे हैं, ये यूपीएससी भी क्रैक कर रहे हैं, ये आला ओहदों पर फाइज भी हो रहे हैं। हमको जैसे मराठी जबान में देखिए, अभी हमारे यहाँ दिवाली है तो जी दिवाली अंक छपेंगे मराठी के। हर घर में, हमारे हिंदू भाई के हर घर में एक बजट है, कपड़ों का बजट है, खाने पीने का बजट है, तो उर्दू के रिसालों को, अखबारात को खरीदने का बजट भी है। तो उर्दू वालों को उर्दू को अपने बजट में शामिल करना होगा कि हमको हर माह उर्दू पर इतना पैसा खर्च करना है। अपने बच्चों को पूरी कोशिश करनी होगी कि हम उर्दू मीडियम से उनको पढ़ाएं। और उर्दू के जो हाँ रिसाले निकाल रहे हैं, मैं उनके मुदीरान से गुजारिश करूंगा कि वो जो एडिटोरियल लिखते हैं, जैसे फारूक जी सैयद जी जी साहब ने जी 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 जी। एडिटोरियल की एक किताब शाये की है, छोटी सी बात, वैसे ही रेहान हाँ हाँ कौसर साहब और दूसरे साहबान हैं हमारे जो उर्दू पर्चे निकालते हैं, बच्चों के रिसाले निकालते हैं, अपने एडिटोरियल्स की किताबें निकालिए, उसको मार्केट में लाइए, बाकायदा एक प्लानिंग के साथ लाइए, उसकी तशहीर कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा उर्दू के खरीदार जब हम बनेंगे और हम ये कहेंगे, अफसोस का मकाम यह है कि सहाफत में जब रहा तो ये पता चला कि उर्दू के बेशतर असातिज़ा, बेशतर प्रोफेसर हजरात ये उर्दू के अखबारात और रसाइल खरीदते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। बहुत सारे तो लेते हैं लेकिन बहुत सारे नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे असातिज़ा की है। मेरी बात अगर कड़वी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। मेरा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं है, हमारा मकसद फिर हमारी मुश्ताक जबान की, साहब, हमारी की हिफाजत है। मु- जी। मुश्ताक साहब, एक बुजुर्ग हैं मोहम्मद माजिद साहब, वो हमको जी। जो है सलाम कह रहे हैं, आपको खुशामदीद कह वालेकुम रहे हैं। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन, ये थे हमारे आज के मेहमान जनाब मुश्ताक करीमी साहब। इनका ताल्लुक महाराष्ट्र जलगांव से है। और नाजरीन, चलते चलते मैं एक बार फिर बेकल उत्साही का ये शेर आज के मेहमान और आपकी समातों की नजर करता हूं कि अज़्म मुहक्कम हो तो होती हैं बलाएं पसपा, अज़्म मुहक्कम हो तो होती हैं बलाएं पसपा,
कितने तूफान पलट देता है साहिल तन्हा। मुश्ताक करीमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत आए शुक्रिया, बहुत तो बहुत मालूमात आपसे जज़ाक हासिल अल्लाह। हुई। हमको, मुझे जाती तौर और हमारे नाजरीन को भी अल्लाह करे कि पूरी दुनिया के अंदर अमन और सलामती का माहौल कायम और दायम आमीन रहे, जो जहां आमीन कहीं रहे खुशो खुरम रहे। अल्लाह से मेरी यही दुआ है, आप खुश रहें, हम खुश रहें, पूरा जहान बहुत खुश शुक्रिया। रहे, मेरी आमीन। तमन्ना और आरजू यही है। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।